हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जैक द्वारा जारी किए गए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे और यह भी देखेंगे कि इस वर्ष जैक द्वारा कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सभी विषयों के अंकों का विभाजन देख लेते हैं। उसके बाद हम अर्थशास्त्र के मॉडल प्रश्न को हल करेंगे। इसी तरह आप सभी विषयों का जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को अपनी पुस्तक से देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है मॉडल पेपर और आपसे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 90 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। समय आपको मिलेगा 3 घंटे का। इतिहास से आपको 23 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल से 23 अंक, नागरिक शास्त्र से 22 अंक, अर्थशास्त्र से 22 अंक। जो प्रश्नों की प्रकृति होगी, प्रश्नों का जो स्वरूप होगा वो होगा बहुविकल्पीय या रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न, अति लघु प्रश्न, लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो 1 नंबर के होंगे या रिक्त स्थान के जो पूर्ति वाले प्रश्न होंगे वो 1 नंबर के होंगे। अति लघु प्रश्न जो होंगे वो 2 अंक के प्रश्न होंगे और 40 शब्दों में आपको इसके आंसर को लिखना है। जो लघु प्रश्न होंगे वो 4 अंक के होंगे और आपको उसका आंसर 150 शब्दों में लिखना है। दीर्घ जो प्रश्न है वो 5 अंक के होंगे और आपको उसका आंसर 200 से 250 शब्दों में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि अर्थशास्त्र के मॉडल सेट फर्स्ट में किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1 अंक का है। पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है 1991, 1993, 1992 और 1995। इसका सही आंसर है 1995। ये वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन के बारे में आपको दिया गया है। इस चैप्टर में आप इस चैप्टर को पढ़िए और इसके बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करिए। और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया? ऑप्शन है 100 जिला, 150 जिला, 200 जिला और लास्ट है 250 जिला। इसका सही आंसर होगा 200 जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्रकों में आर्थिक गतिविधियों को बांटा गया है? तो इसके रिगार्डिंग भी वीडियो है, आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और उसमें आपको अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप अपने बुक से भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को 2 क्षेत्रकों में बांटा गया है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब बनी? 1918, 1920, 1919, 1991। इसका सही आंसर है 1991। ये भी क्वेश्चन वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आप इससे संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं या फिर अपने किताब से आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी। जीडीपी मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आपको अपनी पुस्तक में, अपनी बुक में इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? पहला है 70%, दूसरा है 20 to 30%, तीसरा है 30 to 40% और चौथा है 50 to 60%। तो उसका सही आंसर होगा 50 to 60%। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। पहला है सभी लोगों के, दूसरा है विकसित देशों के श्रमिकों के, तीसरा है विकासशील देशों के श्रमिकों के और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा, वो होगा विकसित देशों के श्रमिकों के। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न। इसमें है डॉट 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 क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, संगठित या फिर असंगठित? तो इसका सही आंसर होगा संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन किन देशों के पहल पर शुरू हुआ था? ये विकासशील देशों की पहल पर शुरू हुआ था या फिर विकसित देशों की पहल पर शुरू हुआ था? तो ये विकसित देशों की पहल पर शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्रक को और किस नाम से जानते हैं? तो तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हो गए बहुविकल्पीय या रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न। नेक्स्ट हम देखेंगे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम व्याख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा क्यों कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्रक किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? या फिर क्या कारण है कि कुछ बैंक जो हैं वो कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है? या फिर विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? व्याख्या करें। तो चलिए देखते हैं इन सभी का क्या उत्तर हो सकता है। हमारा पहला प्रश्न है, बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा क्यों कहते हैं? तो जो लोग होते हैं उनके पास जो अतिरिक्त आय होती है वो इस उद्देश्य से बैंकों में जमा कर देते हैं कि या तो उनको उस पर ब्याज मिलेगा या तो फिर वो सोचते हैं कि उनके घर के कंपैरिजन में, घर की तुलना में बैंकों में उनका पैसा जो है, उनकी मुद्रा जो है वो सुरक्षित रहेगी। तो जब भी लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो जो पैसा बैंक में वो जमा किए होते हैं उससे वो किसी भी समय पर मांग सकते हैं। इसीलिए इस तरह की जो उन्होंने फिक्स डिपॉजिट नहीं कराया होता है उसका कि उस पैसे को वो मांग नहीं सकते, तो इस तरह की जो मुद्रा होती है जिसे वो किसी भी समय बैंक से निकाल सकते हैं तो उसको हम मांग मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्रक किसे कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में आपने पढ़ा होगा कि रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उनको 3 क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो तृतीयक क्षेत्रक होता है वो प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक की तरह वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, सेवाओं का सृजन करता है। इसीलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। जैसे इसमें हम इंक्लूड करते हैं डॉक्टर की सेवाएं, इंजीनियर की सेवा, शिक्षक की सेवाएं, परिवहन, भंडारण इत्यादि चीज़ें, इत्यादि जो है हम सेवा क्षेत्र में इंक्लूड करते हैं। जिस तरह से प्रश्न आपको, अगर ये अति लघु उत्तरी में है तो आपको इसको कम शब्दों में लिखना है। अगर यही प्रश्न आपसे दीर्घ उत्तरी में पूछ दिया जाए तो आप शब्दों की सीमा को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और मौसमी बेरोजगारी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति आपको कार्य में नियोजित दिखाई देता है। नियोजित मतलब कार्य करता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन वो वास्तविकता में कार्य नहीं कर रहा होता है। जैसे कृषि क्षेत्र में आप देखते होंगे, आपके गांव के आसपास लोग जो है कृषि क्षेत्र में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। आप देखते होंगे किसी भी परिवार में 5 से 6 लोग जो हैं वो कृषि कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में कृषि में सिर्फ 2 ही लोग कार्य कर रहे होते हैं। उससे ज़्यादा लोग उसमें कार्य की ज़रूरत उनकी नहीं है, लेकिन फिर भी 2 लोगों से ज़्यादा लोग जो है वो उस कृषि कार्य को करते हैं। तो जो 2 लोगों से ज़्यादा लोग उस कृषि कार्य में लगे हुए हैं वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? तो जो बैंक होते हैं वो कुछ कर्जदारों को कर्ज देने से मना कर देते हैं। तो बहुत सारे उसके रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला जो सबसे सॉलिड रीज़न है वो ये है कि कुछ जो कर्जदार हैं उन्होंने पहले से ही बैंक से ऋण लिया हुआ है और उस ऋण को उन्होंने चुकता नहीं किया है, तो फिर से वो अगर बैंक के पास जाएंगे ऋण लेने के लिए तो बैंक उन्हें ऋण नहीं देगा। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जोखिम वाली परिस्थिति, जब बैंक को ये लगता है कि जो व्यक्ति ऋण मांग रहा है वो बहुत ही रिस्की है
और जिस पर्पस से ये ऋण मांग रहा है उस पर्पस को पूरा नहीं कर पाएगा अगर, तो मेरा जो पैसा है वो वापस नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी बैंक जो है वो ऋण देने से मना कर देते हैं। यदि व्यक्ति जो है बैंक के पास जाता है और कोई भी गारंटर नहीं ला पाता, गारंटर का क्या मतलब, यदि मैं जाऊं बैंक के पास और बोलूं कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक जो है कोई गारंटर मांगता है कि यदि मैं उस लोन को, उस ऋण को बैंक को वापस ना कर पाऊं, तो ऐसा कोई गारंटर होना चाहिए कि यदि मैं उस लोन को वापस ना कर पाऊं तो दूसरा जो व्यक्ति है उस लोन को जो है वो बैंक को वापस कर दे। तो यदि व्यक्ति जो है गारंटर उपलब्ध नहीं करा पाता तो भी बैंक जो है वो ऋण देने से मना कर देते हैं। नेक्स्ट है कि जब भी हम बैंक के पास ऋण लेने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। हमें आधार, पैन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बैंक जो है वो मांगता है। यदि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी बैंक जो है आपको या किसी को भी ऋण देने से मना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005 का क्या उद्देश्य है? नरेगा का फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसका नाम बदलकर बाद में मनरेगा हो गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये जो नरेगा है वो 2 फरवरी 2006 को क्या हुआ था, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को शुरू करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। और नरेगा विश्व में एक ऐसा रोजगार उपलब्ध कराने वाला अधिनियम है, रोजगार गारंटी अधिनियम है जो कि रोजगार की गारंटी देता है। इस तरह की रोजगार की गारंटी दूसरा नहीं देता। तो इसके तहत हर एक घर से, हर एक परिवार से एक वयस्क को एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाती है। और इस रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 33% महिलाओं की श्रम भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। यदि आप सरकार के पास जाते हैं और ये 100 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, अगर सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वो क्या करती है, बेरोजगारी भत्ता भी देती है। तो ये है पूरा नरेगा के बारे में। इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप नेट के थ्रू पढ़ सकते हैं, अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, व्याख्या करें। सबसे पहले हम तो ये समझे विदेशी व्यापार मतलब होता क्या है। विदेशी व्यापार मतलब होता है कि एक देश से वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है, आयात और निर्यात होता है। मतलब आयात मतलब हम दूसरे देश से अपने देश में कोई सामान मंगवाते हैं, और निर्यात मतलब होता है हम अपने देश से किसी भी वस्तु को और सेवा को दूसरे देशों में भेजते हैं। तो जब 2 देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान या आयात निर्यात होता है तो उसे हम विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार किस तरह से बेनिफिशियल है पूरे इकॉनमी के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, किस तरह से वो बाजारों का एकीकरण करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि विभिन्न देशों की बनी हुई चीज़ें, बनी हुई वस्तुएं और सेवाएं हम अपने ही देश में उसका उपभोग कर पाते हैं। कोई भी उपभोक्ता, मान लीजिए अगर विदेशी व्यापार ना होता तो सिर्फ वो अपने ही देश में बनी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता, अपने ही देश में बनी वस्तुओं और सेवाओं को वो देख पाता। लेकिन विदेशी व्यापार के कारण वो विभिन्न देशों में जो भी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं उसका भी वो उपभोग कर पाता है। विदेशी व्यापार से काला बाजार की संभावनाएं कम होती हैं। क्यों कम होती हैं? क्योंकि इससे हमारी इकॉनमी जो है वो ओपन हो जाती है, अर्थव्यवस्था जो है खुली अर्थव्यवस्था हो जाती है, जिससे काला बाजार की संभावना भी कम होती है। इससे क्या है कि हमारे यहाँ अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ का किसी भी वस्तु या सेवा का अत्यधिक उत्पादन हो रहा है तो उसे हम दूसरे देशों में बेच सकते हैं, वहाँ से पैसे को अर्न कर सकते हैं। या फिर हमारे देश में किसी भी वस्तु या सेवा का कम उत्पादन हो गया, हमें उस चीज़ की आवश्यकता है तो हम दूसरे देशों से उस वस्तु को मंगवा सकते हैं। तो इस तरह से जो विदेशी व्यापार है वो क्या करता है, विभिन्न देशों के बाजारों का एकीकरण करता है, और इस तरह से एकीकरण करके वो
विभिन्न देशों के विकास में भी मदद करता है। तो ये हो गई सारे ये जैक द्वारा जारी किए गए सेट फर्स्ट के सभी प्रश्नों का उत्तर। इसके बारे में आप डिटेल में और अपने पुस्तक से देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं और उससे भी अधिक जानकारी के लिए आप नेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।